नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की उस गहराई में उतरने वाले हैं जहां एक तरफ असीम ताकत और बेहिसाब विलासिता थी, तो दूसरी तरफ रोंगटे खड़े कर देने वाली क्रूरता। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोमन साम्राज्य की। एक इतिहासकार की नजरों से चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इटली का एक छोटा सा मामूली शहर दुनिया के 3 महाद्वीपों पर राज करने वाला साम्राज्य कैसे बन गया। इटली से लेकर पूरे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक इनका फैलना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। चलिए इसे समझते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम किन चीजों पर गौर करेंगे? हम शुरुआत करेंगे रोमन सेना के उदय से, फिर सत्ता और धोखे के खेल को समझेंगे। इसके बाद हम रोमन समाज, उनके स्नानघरों और अखाड़े के खूनी खेल पर नजर डालेंगे, और अंत में देखेंगे कि इस महान साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और आज भी उनकी कौन सी विरासत हमारे बीच जिंदा है। चलिए शुरू करते हैं। खंड 1, रोमन मशीन का उदय। देखते हैं कि इनकी पौराणिक शुरुआत से लेकर अजेय सैन्य ताकत बनने तक का सफर कैसा रहा। इस साम्राज्य की कहानी शुरू होती है 753 ईसा पूर्व में। एक बड़ी ही दिलचस्प पौराणिक कथा है कि रोमुलस और रेमस नाम के 2 जुड़वा भाइयों को बचपन में एक मादा भेड़िए ने पाला था, और वहीं से रोम शहर की नींव पड़ी। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन यह महज एक शुरुआत थी। 3री सदी ईसा पूर्व तक आते आते इन्होंने अपनी सेना के बल पर इटली के बाहर कब्जा करना शुरू कर दिया, और पहली सदी तक तो क्या यूरोप, क्या उत्तरी अफ्रीका और क्या मध्य पूर्व, हर जगह रोम का परचम लहरा रहा था। अब ये सोचना स्वाभाविक है कि ये सब हुआ कैसे। इसका जवाब है उनकी बेहद अनुशासित और खूंखार सेना। जरा उनके मशहूर टेस्ट्यूडो या कछुआ फॉर्मेशन की कल्पना कीजिए। सैनिक अपने ढालों को एक साथ इतनी मजबूती से जोड़ लेते थे कि एक अभेद्य खोल बन जाता था, बिल्कुल एक कछुए की तरह। इस अचूक रणनीति के आगे दुश्मन बस कुचले जाते थे। इनकी आर्मी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती थी कि कोई कमजोर इंसान तो इसे झेल ही नहीं सकता था। खंड 2, सत्ता, राजनीति और धोखा। आइए रोमन साम्राज्य के उन खतरनाक राजनीतिक गलियारों में चलते हैं जहां ताकत ही सब कुछ थी। जब भी रोम का जिक्र होता है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, जूलियस सीजर। एक महान नायक, एक निडर योद्धा और एक बेहद चतुर नेता जिसने रोम को एक अभूतपूर्व ताकत दी। लेकिन राजनीति में बहुत ज्यादा ताकत अक्सर डर पैदा करती है। जैसे जैसे सीजर का रुतबा बढ़ा, रोमन सीनेट के अंदर खौफ पैदा होने लगा। उन्हें लगा कि सीजर की अनियंत्रित ताकत पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा है, और इसी खौफ का नतीजा निकला 44 ईसा पूर्व का वो दिन जिसने इतिहास को पलट कर रख दिया। सीनेट के अंदर ही जूलियस सीजर की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ा झटका क्या था? इस क्रूर धोखे में उनका अपना जिगरी दोस्त मार्कस जूनियस ब्रूटस भी शामिल था। इस एक घटना ने रोम की पूरी राजनीति में भयंकर अराजकता फैला दी। राजनीति से बाहर निकलकर आप जरा आम जिंदगी की ओर रुख करते हैं। खंड 3, सार्वजनिक स्नानाघर और रोमन समाज। आज के दौर में नहाना एक बहुत ही प्राइवेट काम है, सही कहा ना? लेकिन रोम में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहां के सार्वजनिक स्नानघर, जिन्हें पब्लिक बाथ्स कहा जाता था, वो दरअसल उनके सोशल लाइफ का केंद्र थे। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। ये गपशप करने, बड़े बड़े बिजनेस डील्स तय करने, दोस्तों से मिलने और आराम फरमाने का मुख्य अड्डा हुआ करते थे। आज की हमारी आधुनिक प्राइवेसी और उनके इस खुलेपन में जमीन आसमान का अंतर है। और अगर खुलेपन की बात करें तो इंसानी शरीर को लेकर उनकी सोच आज के मानकों से एकदम अलग थी। रोम में नग्न मूर्तियां होना बहुत आम बात थी। दरअसल इंसानी शरीर को वो कला और सुंदरता का सबसे बेहतरीन रूप मानते थे। इसीलिए उनके समाज में नग्नता कोई वर्जित विषय या टैबू नहीं था। मूर्तियों, पेंटिंग्स और दीवारों पर बिना किसी झिझक के बॉडी आर्ट को खुलकर सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन इस कला और सुंदरता के पीछे एक भयानक सच्चाई भी थी। हमारा चौथा खंड इसी बारे में है, अखाड़े में खून। फिल्मों में आपने ग्लैडिएटर्स को अक्सर एक हीरो की तरह देखा होगा, लेकिन असलियत बहुत डरावनी थी। ये ग्लैडिएटर अपनी मर्जी से लड़ने नहीं आते थे। ये मुख्य रूप से गुलाम, युद्ध के कैदी या अपराधी होते थे, जिन्हें अखाड़े में मौत होने तक लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। और कई बार तो इन बेबस लोगों को सीधे भूखे जंगली शेरों के सामने छोड़ दिया जाता था। ये अत्यधिक हिंसा सिर्फ और सिर्फ आम जनता के मनोरंजन के लिए होती थी।
और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस खूनी खेल को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग मशहूर कोलोसियम में इकट्ठा होते थे। जरा सोचिए, किसी इंसान की दर्दनाक मौत पर हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। आज के समय से अगर तुलना करें तो यह क्रूरता और मनोरंजन के बीच एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक डिस्कनेक्ट दिखाता है। लेकिन कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। खंड 5, साम्राज्य का पतन। आइए देखते हैं कि कैसे एक अजेय साम्राज्य खुद अपनी ही कमजोरियों से ढहने लगा। इतने विशाल साम्राज्य का अंत रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत 4वीं सदी में हुई, जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने एक बड़ा बदलाव करते हुए ईसाई धर्म को अपना लिया, वही धर्म जिससे पहले बहुत सताया जाता था। लेकिन इस बीच साम्राज्य अंदर से लगातार टूट रहा था और फिर 410 ईस्वी में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बाहरी बर्बर कबीलों ने रोम में घुसकर बुरी तरह लूटपाट की। ये एक बहुत बड़ा सदमा था और अंततः 476 ईस्वी आते आते पश्चिमी रोमन साम्राज्य पूरी तरह से ढह गया। अब सवाल यह है कि क्या रोम सिर्फ बाहरी हमलों की वजह से गिरा? बिल्कुल नहीं। इस महान साम्राज्य की जड़ें तो अंदर से ही खोखली हो चुकी थीं। राजनीतिक भ्रष्टाचार, कमजोर शासक, आर्थिक संकट और सबसे बड़ी चीज विलासिता की लत। सम्राट नीरो जैसे राजाओं के किस्से तो मशहूर हैं, जिनके महलों में शराब की नदियां बहती थीं और जो अजीबोगरीब शौक पालते थे। इस आंतरिक सड़न ने साम्राज्य को इतना कमजोर कर दिया था कि वो खुद को बचा ही नहीं पाया। आखिर में हम आते हैं अपने अंतिम खंड पर, स्थायी रोमन विरासत। पतन के बावजूद रोम ने हमारी आधुनिक दुनिया पर क्या प्रभाव छोड़ा है? एक इतिहासकार के तौर पर मैं अक्सर कहता हूं कि अतीत आज भी हमारे साथ चलता है। प्राचीन रोम की इंजीनियरिंग और वास्तुकला को ही देख लीजिए। उनके द्वारा बनाया गया सड़कों का विशाल नेटवर्क और इमारतों के डिजाइन आज के हमारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी ब्लूप्रिंट साबित हुए हैं। साम्राज्य भले ही मिट गया, लेकिन उनके बनाए हुए ढांचे अजेय रहे। और ये रोमन ब्लूप्रिंट आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। चाहे हमारा आधुनिक कानूनी ढांचा हो, वास्तुकला के उन्नत सिद्धांत हो, हमारी राजनीति का तरीका हो या फिर सैन्य रणनीतियां, इन सब पर रोमन सभ्यता की गहरी छाप है। अपनी कमजोरियों और भ्रष्टाचार के कारण वो हार जरूर गए, लेकिन अपनी इन उपलब्धियों के जरिए उन्होंने एक ऐसी अमरता पाली है जो आज भी हमारे समाज की नींव में झलकती है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आखिर में मैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ना चाहूंगा। अगर किसी को समय में पीछे उस दौर में भेज दिया जाए तो वो क्या बनना चाहेगा? क्या वो एक दुनिया जीतने वाला सैनिक बनना पसंद करेगा, महलों में ऐशो आराम फरमाने वाला सम्राट, या फिर अखाड़े में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता एक बेबस ग्लैडिएटर? ये सवाल रोमन समाज की भयानक असमानताओं और उस दौर के अजीब से आकर्षण को बखूबी दर्शाता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।